हेलो दोस्तों, तो हमने पिछली क्लास में देखा था सोलर सिस्टम के बारे में। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट सोलर सिस्टम। मरकरी के बारे में देखा था, वीनस के बारे में देखा था, अर्थ के बारे में देखा था। तो आज की क्लास में हम देखते हैं मार्स के बारे में। अब मार्स जो प्लेनेट है ना, वो रेड कलर का प्लेनेट है। ये देखो यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का प्लेनेट है मार्स हमारा। तो क्वेश्चन क्या बनता है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट? मार्स। अब ये रेड कलर का बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि देखो इसकी जो सैंड है ना, सैंड, उसके अंदर आयरन ऑक्साइड बहुत है। अब आयरन ऑक्साइड क्या है, जैसे आपने लोहा देखा होगा, लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है तो वो कौन से कलर का होता है? लाल रंग का जंग नहीं लग जाता? तो वही बेसिकली आयरन ऑक्साइड होता है। तो जब लोहा पानी के अंदर होता है, यानी कि उसको पानी में छोड़ देते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है ना पानी का, ये जो है ना, ये इस आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसको हम जंग बोलते हैं बेसिकली। तो इस आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ये जो है ना प्लेनेट रेड कलर का है। तो इसकी सैंड में बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड है मिट्टी के अंदर। तो क्वेश्चन यही बन सकता है, विच प्लेनेट हैज़ रेड सैंड? तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा? मार्स। तो रेड प्लेनेट या फिर रेड सैंड किस प्लेनेट पे है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? मार्स। और ये क्यों है रेड? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो उसका आंसर हमें लगाना है आयरन ऑक्साइड। तो इनका हमें ध्यान रखना है। और फोटो से भी आप देख सकते हो ये रेड कलर का है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन बनता है, विच प्लेनेट ऑब्जर्व मैक्सिमम वोल्केनिक इरप्शन? यानी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का विस्फोट किस प्लेनेट के ऊपर होता है? मार्स के ऊपर होता है। अब जब ज्वालामुखी फटता है, लाल रंग का लावा छोड़ता है ना, वो लावा कौन से कलर का होता है? लाल रंग का लावा होता है। तो लाल रंग का जो लावा होता है ना, उससे हम ध्यान रख सकते हैं कि रेड प्लेनेट है, तो रेड प्लेनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन। और रेड प्लेनेट कौन सा है हमारा? मार्स। ये इसका रीज़न नहीं है लाल होने का, तो कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ वोल्केनिक इरप्शन को याद करने का तरीका है एक छोटा सा, जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ भाई वोल्केनिक इरप्शन में लाल लाल निकल रहा है तो लाल प्लेनेट। और लाल इसका होने का वोल्केनिक इरप्शन नहीं है, वो तो आयरन ऑक्साइड ही है। रीज़न ये तो सिर्फ बस याद करने का एक छोटा सा तरीका है। इस तरीके से आप रिलेट करके थोड़ा सा कलर से याद कर सकते हो बस। तो अपना अगला क्वेश्चन बनता है इसके सैटेलाइट्स को लेके। तो हाउ मैनी सैटेलाइट्स मून डज मार्स हैज़? वैसे मून कहना करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मून तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का नाम है ना। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा हाउ मैनी सैटेलाइट्स डज मार्स हैव। तो कितनी है? 2 सैटेलाइट्स हैं इसकी। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। तो फोबोस का मतलब क्या होता है? फियर। और डीमोस का मतलब होता है टेरर। तो अब इनका नाम ये क्यों पड़ा? देखो इनकी आप फोटो देखना, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम से दिखते हैं। और इनकी शेप है ना चांद की तरह नहीं है, बिल्कुल जैसे सुंदर से दिखते हो, गोल गोल है ना। इनकी शेप बहुत इरेगुलर है, बहुत अजीब सी शेप है, और बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से डरावने से दिखते हैं ये दोनों पत्थर। तो इसीलिए इनका नाम फोबोस और डीमोस रखा गया। कोई ग्रीक का कोई प्ले था ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, उसके 2 कैरेक्टर्स का नाम था फोबोस और डीमोस, उन्हीं के ऊपर इसका नाम, इन चांद दोनों के दोनों सैटेलाइट्स का नाम रखा गया है फोबोस और डीमोस। तो अपना जब क्वेश्चन आता है हाउ मैनी सैटेलाइट्स डज मार्स हैज़, तो हमें 2 मार्क करना है। उनका नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। अब देखो मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास के अंदर कि जैसे हमारा पहला प्लेनेट है मरकरी, इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ना इसका कोई एटमॉस्फेयर है सन की वजह से। अब अगला प्लेनेट है वीनस, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है, वो सन के पास चली गई, बट इसका एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। अर्थ के पास क्या है? हमारी सैटेलाइट भी है मून नाम की, और इसका एटमॉस्फेयर भी है। फिर मार्स के पास आगे बढ़ते गए तो 2 आ गए हमारे मून। जुपिटर के पास जब हम गए तो इसके बाद बहुत सारे मून आ गए, क्योंकि जुपिटर इतना बड़ा है ना, क्योंकि इसका अपना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज़्यादा। ये छोटे छोटे प्लेनेट है, तो ये अपने चांद को या फिर अपने सैटेलाइट को बचा नहीं पाए, बट जुपिटर बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्लेनेट है, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सन से थोड़ी बहुत टक्कर लेके अपने काफ़ी सारे मून को बचा गया। ऐसे हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं इजीली कि किस प्लेनेट के कितने मून्स हैं या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो मार्स की हमारी 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डीमोस। अब इनकी फोटो आपने देख ही ली, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा इनके नाम ये क्यों पड़े। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट नोन पीक ऑफ आवर सोलर सिस्टम? ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स नाम की ये जो चोटी है ना, ये मार्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और ये हमारे अर्थ के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना लंबी है, यानी 3 गुना टॉलर है बेसिकली। तो हाईएस्ट नोन पीक यानी चोटी ऑफ आवर सोलर सिस्टम कौन सी है? ओलंपस मोन्स, जो कि मार्स पे एग्जिस्ट करती है, और ये एक वोल्केनिक पीक है, मतलब ज्वालामुखी टाइप का पीक है ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ओलंपस मोन्स, हाईएस्ट नोन पीक ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो अब जानते हैं थोड़ा सा मार्स मिशंस के बारे में।
अब देखो हर कंट्री कोशिश करती है मार्स के ऊपर अपना मिशन भेजने की, काफ़ी सारी कंट्रीज ट्राई कर चुकी हैं। तो उन मिशंस के बारे में आज थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि करंट में उनके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है और कौन कौन सी कंट्रीज ऐसा करने में सक्सेसफुल हुई है, उन मिशंस के नाम क्या हैं। तो अब देखो मार्स के ऊपर जाने की 2 सक्सेस हैं। पहला तो देखो जैसे मार्स प्लेनेट है ये, एक तो उसके ऑर्बिट में सक्सेसफुली कौन घुस गया। ऑर्बिट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने में कौन सी कंट्री की सैटेलाइट या फिर मिशन सक्सेसफुल रहा। जैसे अर्थ के चारों तरफ हम कितनी सारी सैटेलाइट्स चक्कर लगा रही होती हैं तो उसके ऑर्बिट के अंदर होती हैं, वैसे ही मार्स के ऊपर भी कौन कौन सी कंट्री ऐसे सैटेलाइट भेजने में या फिर ऐसे मिशन भेजने में सक्सेसफुल रही जो उसके ऑर्बिट के अंदर सक्सेसफुली घूम रहे हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ है कौन सी कंट्रीज़ के मिशन मार्स के सरफेस के ऊपर लैंड कर गए, उसके ऑर्बिट को पूरा पार करके उसकी सरफेस के ऊपर लैंड कर चुके हैं वो। तो ये 2 चीज़ होती हैं हमारी मिशंस के अंदर जो मार्स के ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन इससे बनता है विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लैंडेड इट्स रोवर्स ऑन द मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। रोवर बेसिकली क्या होता है, एक गाड़ी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कैमरा वगैरह, सेंसर वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं जो अलग अलग वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके अर्थ के ऊपर भेजती हैं। कैमरे से फ़ोटोज़ लेती है, सेंसर से टेम्परेचर वगैरह और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली हमें भेजती है, तो उसको बोलते हैं रोवर। तो कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसका पहली बार मार्स के ऊपर लैंड किया है रोवर, वो है नासा स्पेस एजेंसी, जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी हमें पता है। तो नासा सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और उस रोवर या फिर मिशन का नाम क्या था, परसिवरेंस, जो कि 18 फरवरी 2021 को सक्सेसफुली मार्स पे लैंड किया था। तो करंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी 2021 की न्यूज़ है, परसिवरेंस नाम का जो उनका रोवर था वो सक्सेसफुली लैंड किया था मार्स के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सेकंड कंट्री कौन सी हुई जो सक्सेसफुल हुई मार्स पे लैंड करने में, वो थी चाइना, जो कि 14 मई 2021 को सक्सेसफुल हुई थी और उनके मिशन का नाम था टाइनमैन या फिर जुरोंग। तो इसका हमें ध्यान रखना है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी 2021 की डेवलपमेंट्स हैं हमारी सारी। तो पहली कंट्री हुई नासा लैंड करने वाली, या फिर नासा नहीं, स्पेस एजेंसी नासा और कंट्री यूएस, और दूसरी हमारी जो सक्सेसफुल रही कंट्री वो है चाइना और इनके मिशन का नाम है परसिवरेंस, यूएस वालों का, और चाइना वालों का है टाइनमैन या फिर जुरोंग। डेट आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर ध्यान रख सकते हो तो रख लेना। अपना अगला क्वेश्चन बनता है कि नेम व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट अरब कंट्रीज मिशन टू अरब कंट्रीज मिशन टू अदर प्लैनेट। अब अरब कंट्रीज जो है ना, उसका जो पहला मिशन जो दूसरे प्लैनेट यानी कि मार्स के लिए, ये अदर प्लैनेट का मतलब है यहाँ पे मार्स, ठीक है। मार्स पे जो इनका पहला मिशन गया है ना अरब कंट्रीज़ का, वो कौन सा है, उस मिशन का नाम है होप मिशन, और ये होप मार्स के लिए है मिशन, और ये फेब 2021 के अंदर सक्सेसफुल हुआ था जब ये मार्स के ऑर्बिट के अंदर सक्सेसफुली एंटर कर गया था। और ये किस कंट्री का था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है, 5th कंट्री टू एंटर मार्स ऑर्बिट सक्सेसफुली इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैसे हुई वो, इसका जो होप मिशन था मार्स के लिए उसके थ्रू ये सक्सेसफुल हो गई मार्स के ऑर्बिट में एंटर करके, और ये काम हुआ फरवरी 2021 के अंदर। अभी 5th कंट्री है, तो बाकी 5 कंट्रीज कौन सी थी, बाकी 4 कंट्री कौन सी थी, यूएस, सोवियत यूनियन जो कि अब रशिया है, यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडिया और यूएई। अब ये 5 कंट्री सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट के अंदर एंटर कर चुकी हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच कंट्रीज हैव सक्सेसफुली एंटर्ड मार्स ऑर्बिट। तो 3 ऐसी कंट्रीज़ के नाम दे देगा जो अभी तक एंटर नहीं करी, इनमें से कोई एक नाम उठा के दे देगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका भी ध्यान रख लेना ही। अब ऑब्वियस है यूएस, सोवियत यूनियन, यूरोप, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज है। उसके बाद इंडिया हुई थी और उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गई हमारी अब अरब कंट्री 5वीं। अब मार्स के ऊपर जाने वाले अदर फेमस मिशंस कौन से हैं, क्यूरियोसिटी मिशन नासा का था 2012 में, ये बहुत फेमस हुआ था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है क्यूरियोसिटी क्या है बेसिकली, तो वो मार्स मिशन है बाय नासा। अब मंगलयान इंडिया का बहुत फेमस हुआ था 2014 के अंदर, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्यूरियोसिटी और मंगलयान के बारे में। तो ये सारे मार्स मिशंस के बारे में रीसेंट डेवलपमेंट्स और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी करंट में भी इसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुई हैं और इंडिया मार्स के ऊपर मिशंस को काफ़ी सीरियसली ले रहा है मार्स मिशंस को। तो इसीलिए भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है अच्छे से। अपना अगला प्लैनेट है जुपिटर। अब देखो ये जुपिटर की फ़ोटो है ना, जुपिटर की फ़ोटो की मेरे को एक फ़नी सी फ़ोटो दिखी थी। ये अगर आप इसको ऐसे चश्मा पहना दोगे ना तो ऐसा नहीं लग रहा सिटी बजाते हुए कोई ऐसी घूम रहा है मस्ती के अंदर, है ना। तो इसीलिए ऐसी मैंने ये फ़ोटो थोड़ा सा याद रखने के लिए आप लोगों के बता दी।
अब जुपिटर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, तभी तो ऐसी सिटी बजाता हुआ मस्त गॉगल्स लगा के, जो सबसे बड़ा आदमी होगा वो मस्ती में घूमता है ना अपनी मस्त होके, तो ऐसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं। तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अब सबसे ज़्यादा मून्स किस प्लेनेट के हैं? जुपिटर के। टोटल 79 मून इसके अब तक मिल चुके हैं हमें। मून वैसे बोलना गलत होगा, इसको बोलेंगे हम सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट। तो इसके 79 नेचुरल सैटेलाइट्स अब तक मिल चुके हैं, जिसमें से 53 का अभी तक नाम भी रखा जा चुका है। अब इसके पास इतने सारे सपोर्टिंग मून्स है ना, या फिर सपोर्टिंग सैटेलाइट है, इसीलिए भी ये मस्ती में घूमता रहता है। तो मैक्सिमम जितनी चीज़ें हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सब जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड है। मैंने आपको बता दिया था जुपिटर के पास इतने सारे मून क्यों हैं, है ना। 0 से शुरू किया था, फिर अगले पे भी 0 था, फिर एक अर्थ के पास था, 2 मार्स के पास थे, और जुपिटर के पास 79 मून्स है टोटल। अब इसके पास सबसे बड़ा मून भी इसी के पास है। आप देखो, ज्ञानमीड नाम का जो मून है ना, वो सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का हमारा मून है। इससे बड़ा कोई मून नहीं है सोलर सिस्टम पे, या फिर बोल सकते हो नेचुरल सैटेलाइट कोई सी भी नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में, ज्ञानमीड। इसमें आप ऑटोमेटिकली जहाँ पे मून्स लिखा है ना, या मून लिखा है, उसको नेचुरल सैटेलाइट भी कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो ज्ञानमीड नाम का है। कैसे याद रखना है? ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है ना दुनिया के अंदर, तो सबसे बड़ा मून भी कौन सा है? ज्ञानमीड नाम का मून है। सिंपल सी बात है। अब अगला इंपॉर्टेंट मून है इसका टाइटन, या फिर नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? टाइटन। तो सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब ज्ञानमीड के बाद अगला कौन सा है? टाइटन, और इसके ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी भी है, तो इसलिए ये मून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जुपिटर का। हमने हॉलीवुड वगैरह की मूवीज़ में कितनी बार देखा होगा कि टाइटन के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि ऐसी मूवीज़ बनाते हैं ना ये लोग कि दुनिया ख़त्म हो रही है, नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं हमारे, तो ये लोग टाइटन को जाके कॉलोनाइज़ कर लेते हैं, या फिर मार्स को जाके कॉलोनाइज़ कर लेते हैं, है ना। तो मार्स के बारे में भी काफ़ी मूवीज़ में, और टाइटन के बारे में भी काफ़ी मूवीज़ में है। कई मूवी जैसे इंटरस्टेलर टाइप की मूवी अगर आपने हॉलीवुड की देखी हो, उनके अंदर टाइटन का काफ़ी जिक्र है कि वहाँ पर उसको हम कॉलोनाइज कर लेंगे और वहाँ पे जाके रहेंगे। तो टाइटन के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी है, और ये सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम भी है हमारा ये टाइटन। और सबसे बड़ा कौन सा मून है हमारे सोलर सिस्टम का? ज्ञानमीड नाम का। अब एक और इम्पॉर्टेंट मून है इसका, यूरोपा नाम का। यूरोपा क्यों है? क्योंकि लिक्विड वाटर बिलो इट्स क्रस्ट। अब क्रस्ट क्या होता है? जैसे ये अर्थ है हमारी, या कोई भी प्लेनेट है, उसकी जो सबसे आउटर सरफेस होती है ना, वो क्रस्ट होती है। तो इस क्रस्ट के अंदर पानी होने की पॉसिबिलिटी है यूरोपा मून के अंदर। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि विच मून हैज़ द पॉसिबिलिटी, या फिर विच नेचुरल सैटेलाइट हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड बिलो इट्स क्रस्ट, तो यूरोपा। और वो यूरोपा किस प्लेनेट के का नेचुरल सैटेलाइट है? जुपिटर का। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। अब इसी का एक और नेचुरल सैटेलाइट है लो नाम का। इट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोस। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोस किसके अंदर है? लो के ऊपर है। और प्लैनेट्स के अंदर मैंने बताया था मार्स के ऊपर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं। वोल्केनिक इरप्शन होना और एक्टिव वोल्केनिक होना, इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो लो के ऊपर इतनी इरप्शंस नहीं होती, बट इसके ऊपर एक्टिव वोल्केनोस बहुत सारे हैं, ठीक है। अब जैसे कि जापान के अंदर, फिजी के अंदर शायद एक वोल्केनो है जो कि बहुत एक्टिव है, बट इसका मतलब ये नहीं है उस पर इरप्शन होती रहती है। बट मार्स के ऊपर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं करंटली भी, और लो के ऊपर एक्टिव वोल्केनो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे। आप सिंपल सा याद करो, लो और मार्स, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज हैं, तो वोल्केनो से रिलेटेड में दोनों कभी आई थिंक ऑप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। एक और इसका मून है कैलिस्टो, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट था तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ज्ञानमीड सबसे बड़ा मून हो गया हमारा सोलर सिस्टम का, या फिर सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट हो गई। टाइटन सेकंड सबसे बड़ी मून या फिर सैटेलाइट हो गई जिस पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है। यूरोपा हमारा क्या हो गया? लिक्विड है जिसके क्रस्ट के नीचे। लो क्या हो गया हमारा? जहाँ पे एक्टिव नंबर ऑफ वोल्केनो सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका अपना अगला क्वेश्चन बनता है जुपिटर से कि जुपिटर इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल ऑफ अर्थ एज इट प्रिवेंट्स कॉमेट्स फ्रॉम रीचिंग अर्थ। अब कॉमेट्स क्या होते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? बड़े बड़े जो पत्थर टाइप के होते हैं ना, जो सोलर बहुत स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, या फिर किसी भी प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो उल्का पिंड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ना, बहुत स्पीड से जब अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो जुपिटर इनको अर्थ तक पहुंचने से बचाता है बेसिकली। तो जैसे हमने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि जैसे यहाँ पे इसका मून है, सन इसको अपनी तरफ खींच लेता है अपनी साइज़ की वजह से, इसलिए इसका कोई मून नहीं है। तो वैसे ही जब ये उल्का पिंड अर्थ की तरफ भाग रहे होते हैं, तो जुपिटर का साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो वो भी इनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से ये अर्थ के ऊपर नहीं पहुंच पाते। सॉरी, मार्स के ऊपर डायरेक्शन करके दिखा दी मैंने, तो ये अर्थ के ऊपर नहीं पहुंच पाते ये सारे उल्का पिंड। तो इसलिए इसको जुपिटर को बोला जाता है सेफ्टी वॉल ऑफ अर्थ। तो जुपिटर इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल ऑफ अर्थ एज इट प्रिवेंट्स
कॉमेट्स फ्रॉम रीचिंग अर्थ। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये ऑब्वियस भी है, सबसे बड़ा प्लेनेट यही है ना, और यही इन चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। जो कॉमेट्स वगैरह हैं या फिर कोई बड़े बड़े उल्का पिंड की तरफ आ रहे हैं तो ये इनको अपनी तरफ खींच लेता है बेसिकली, जिसकी वजह से ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि सेफ्टी वॉल ऑफ अर्थ इज जुपिटर। तो अपना अगला प्लेनेट है यूरेनस। अब देखो, एक सैटर्न भी प्लेनेट है, बट सैटर्न के बारे में कोई इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि सैटर्न का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ करता था कि उसके चारों तरफ ऐसे रिंग एग्जिस्ट करती है उस प्लेनेट के चारों तरफ। बट अभी करंटली क्या है ना, काफ़ी सारे प्लेनेट के ऊपर रिंग पाई जा चुकी है। जैसे जुपिटर हो गया हमारा, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, चारों की तरफ हमारी रिंग है। ठीक है, तो इसलिए इससे कोई ऐसा सैटर्न से स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता है। एक ये रिंग वाला ही क्वेश्चन था जो कि अब खत्म हो गया है। तो अपना अगला इंपॉर्टेंट प्लेनेट है यूरेनस। अब यूरेनस जो है ना वो ग्रीन कलर का प्लेनेट है। आप यहाँ देख सकते हो ना, यूरेनस ऐसे ग्रीन कलर का प्लेनेट है। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है। तो अभी तक हम कौन कौन सा देख चुके हैं। ब्लू प्लेनेट हमारा कौन सा है, अर्थ। रेड प्लेनेट कौन सा है हमारा, मार्स। और ग्रीन प्लेनेट हमारा कौन सा हो गया अब ये, यूरेनस। और एक और होता है ग्रीन ब्लू प्लेनेट, नेपच्यून। तो ये यूरेनस और अर्थ का मिक्सचर मान लो इसको। ग्रीन ब्लू प्लेनेट हमारा कौन सा है, नेपच्यून। थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये ब्राइट ब्लू सा कलर है, बीच में ग्रीनी शेड भी है इसके ऊपर, तो इसको ग्रीन ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, नेपच्यून को। अब एक यूरेनस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूरेनस इज कॉल्ड स्लीपिंग प्लेनेट एट इट्स रिवॉल्व एट 88 डिग्री एंगल अराउंड द सन। अब इसका मतलब क्या है, अब देखना आप, जैसे हमारा मान लो प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, ये भी एक एंगल पे घूमता है। जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, वैसे तो ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे इस फिक्स लाइन के राउंड होनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। ये ऐसे फिक्स लाइन के राउंड होते नहीं है। क्या होता है, ये यहाँ से एक ऐसे एंगल होता है, क्या, जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये ऐसे एक 23 डिग्री के एंगल के ऊपर हमारी अर्थ घूम रही होती है। तो ये जो एंगल है ना, ये 23 डिग्री का एंगल है बेसिकली। तो पर जो यूरेनस का एंगल है ना, मान लो ये बीच की स्ट्रेट लाइन है, तो यूरेनस का एंगल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। वो ये है वाला एंगल है 88 डिग्री, और यहाँ पे है इसका नॉर्थ पोल और यहाँ पे है इसका साउथ पोल। तो इस पिक्चर को अगर और थोड़ा सा क्लियरली बनाया जाए हमारा, तो ये पिक्चर कैसी बनेगी, देखो ये पिक्चर बनेगी ऐसी। ऐसे ही हमारा यूरेनस है, ये बीच की इसकी लाइन जा रही है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जो ये ऐसे है, और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल 88 डिग्री है। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये लेटा हुआ है। तो लेटने की वजह से इसको बोला जाता है स्लीपिंग प्लेनेट। उसको याद कैसे करना है हम लोगों को, जैसे हमने पढ़ा था ना, यूरेनस और वीनस उल्टे घूमते हैं। अब ये उल्टा प्लेनेट है, इसलिए लेट के घूम रहा है, खड़ा होके नहीं घूम रहा है। उसमें से एक सिर्फ एक यूरेनस ही है जो कि लेट के घूम रहा है। और कोई अगर आपसे ट्रिक बनती हो, जैसे कि थोड़ी रहने दीजिए ट्रिक, तो थोड़ी अजीब सी हो जाएगी थोड़ी सी, बट ऐसे याद कर लो, क्योंकि ये उल्टा घूम रहा है तो इसलिए ये लेट के घूम रहा है यूरेनस प्लेनेट। ठीक है, तो यूरेनस इज अ स्लीपिंग प्लेनेट या यूरेनस इज स्लीपिंग, ऐसे करके आप हम इसको याद कर सकते हैं इजीली। अपना अगला प्लेनेट है नेपच्यून। बता दिया मैंने, ग्रीन ब्लू प्लेनेट है। क्यों है, मीथेन एक गैस है बेसिकली, MN ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं हम। तो ग्रीन ब्लू प्लेनेट ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ मीथेन। तो ये इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है अगर पेपर में आ जाए तो। और ये कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी है। अब सन है, ये इससे बहुत दूर है हमारा ये नेपच्यून, तो यहाँ पे सनरेज प्रॉपरली पहुँच नहीं पाती। तो सिंपल सी बात है, इसलिए ये कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम भी कहलाता है। जितना सूरज से दूर होगा उतनी ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ पे सन की रेज पहुँच नहीं पाएंगी, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो कोल्डेस्ट प्लेनेट हमारा कौन सा हो गया, नेपच्यून। तो इसी के साथ हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेनेट कवर हो जाते हैं सोलर सिस्टम के। और जो भी मेन फैक्ट्स हमारे पेपर में आ सकते हैं, इनका अच्छे से ध्यान रखना, रिवाइज करना। कहीं ट्रिक आप अपनी तरफ से बना सकते हो, उस ट्रिक से याद करना, या जो मैंने ट्रिक बताई उनसे याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपका हो सकता है किसी आपके सेट में आ जाए तो आपको 1-2 नंबर ये टॉपिक दे जाए।